सुपाइन लेटी हुई है, लेके आए, सडनली बिकम पेल, हल्की सी व्हाइट पड़ गई, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया 80 to 50 mm पर एजी, व्हाट एक्शन शुड द नर्स फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, बस फर्स्ट का खेल है, बाकी सब सही है। फर्स्ट में बताइए क्या करना है आपको, देखते हैं फर्स्ट में क्या क्या कर सकते हैं, तुम बताओ क्या करना चाहिए फर्स्ट में। ये केस लग रहा है मुझे सुपाइन हाइपोटेंशन का। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा देख 39 वीक की प्रेगनेंसी, यूट्रस भारी है, भारी यूट्रस इन्फीरियर वेना केवा के ऊपर जाएगा, तो इन्फीरियर वेना केवा कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होगी तो केस बनेगा सुपाइन हाइपोटेंसिव। किसका केस बनेगा, सुपाइन हाइपोटेंसिव का केस बनेगा। मैंने कहा ठीक है सर, क्यों हुआ, कंप्रेशन हुई है, बता दो। यार 50 बार बता चुका हूँ, अब तो यार मैं बताते बताते थक गया ये चीजें, अब तो तुम्हें खुद आनी चाहिए। कंप्रेशन है किसका, इन्फीरियर वेना केवा का। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो वीनस ड्रेनेज है वो कम हो जाएगा, इस वजह से बॉडी में ब्लड लौट कर कम जाएगा, हार्ट में ब्लड लौट कर कम आएगा, तो बॉडी से कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। इन्फीरियर वेना केवा कंप्रेस होने से वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, और वीनस रिटर्न जो कम होगा, वीनस रिटर्न जो कम होगा, उस कम होने की वजह से कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इट इज द कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम मुझे लगेगी। मैंने कहा डन। तो क्या करना चाहिए, मैंने कहा फिर तो पता ही है, जब सुपाइन से प्रॉब्लम है तो सुपाइन में रख क्यों रहे हो, लेटरल कर दीजिए, और लेटरल करते ही अपने आप समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो ये तो एकदम सही है कि जिन्होंने 40% बच्चों ने कहा वो सही है, सी तो नहीं है। पर बच्चों ने सी कैसे कहा, ऑप्टेन फीटल हार्ट रेट। एक बात बता, चल मैं तुम्हारे दिमाग की खोपड़ी की एक उपज देखता हूँ। मैं इसको वैसे ही सॉल्व कर देता, पर तुमने सी करके बड़ी अनर्थ कर दिया। देखो एक बच्चा, एक माँ आई है मेरे पास लौट कर एक्सीडेंट के बाद, उसमें दोनों साइन जो हैं वो सुपाइन हाइपोटेंशन के हैं, बीपी भी कम हो गया है इसका, और ये पेल पड़ गई है, पीली पड़ गई है। मैं जानता हूँ इस कंडीशन में फीटल डिस्ट्रेस होता है, पर क्या फीटल डिस्ट्रेस सबसे पहले चेक किया जाता है? पहले मैं ये तो देख लूँ फीटल डिस्ट्रेस हो क्या रहा है। कई सारे कॉज हो सकते हैं, तो कई सारे कॉज में से जो सबसे मेजर कॉज है कि 39 साल की 39 वीक की प्रेग्नेंट है, तो मैं अच्छे जानता हूं कि यूट्रस का अच्छा खासा वेट होगा, उस वेट की वजह से इन्फीरियर वेना केवा दब रहा होगा। तो सबसे पहले कम से कम इस चीज को तो मैं रूल आउट करूं कि कहीं इस केस का, इस बीपी ड्रॉप होने का और महिला के पीले पड़ने का कॉज सुपाइन हाइपोटेंशन तो नहीं है। इस चीज को रूल आउट करने के लिए मैंने माता जी को लेटरल पोजीशन दे दी, और थोड़ी देर देखा तो बीपी भी नॉर्मल हो गया, और माँ पीली भी नहीं रही, सफेद भी नहीं पड़ी। तो एक बात बता, फिर मैं क्यों चेक करूंगा फीटल हार्ट रेट, फिर तो बात की बात है। नहीं, फिर तो बात की बात है ना। अगर इससे सुधारना होता देन आई विल चेक फीटल हार्ट रेट ना भाई, और फीटल हार्ट रेट का मैं उसके बाद चेक करूंगा, पहले मैं पोजीशन चेंज करूं, जो मेन कॉज है उसको तो हटाऊं मैं। समझ में आ रहा है? आपने कहा सर और बताइए, सर एडमिनिस्ट नॉर्मल सलाइन, नहीं नॉर्मल सलाइन बोलस क्यों दे रहे हो सर, वो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का केस नहीं है ये। अरे सर अभी तो बता रहे थे आप, तुम समझ नहीं रहे, मैंने कभी नहीं कहा हाइपोटेंशन है ये, तो कैसा लिखा तो हाइपोटेंसिव है। अरे वीनस ड्रेनेज कम हुआ है, क्या बॉडी में ब्लड कम हुआ है, क्या बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है इसलिए सुपाइन हाइपोटेंशन हुआ है? हाइपोटेंशन का कॉज सुपाइन है, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, ब्लड वॉल्यूम की कमी नहीं होती, वीनस ड्रेनेज कम हो जाता है भैया, वीनस रिटर्न कम होता है। बॉडी में ब्लड की कमी नहीं है, मुझे उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब तक सुपाइन में लेटी रहेगी हाइपोटेंशन रहेगा, चाहे तेरी मर्जी पड़े उतना पानी पिला दे। अच्छा अच्छा, तो ये प्राइमरी केस हाइपोटेंशन का नहीं है, ये प्राइमरी केस पोजीशन का है भैया, तो पोजीशन में चेंज करो। ब्लड को चढ़ाने से, फ्लूइड को चढ़ाने से ये टेंशन नहीं जाएगा, हाइपोटेंशन रहेगा, चाहे तुम कितना भी फ्लूइड चढ़ा दो ये हाइपोटेंसिव ही रहेगा, क्योंकि जब तक यूट्रस इन्फीरियर रहेगा, क्योंकि जब तक यूट्रस इन्फीरियर वेना के ऊपर रहेगा तब तक वीनस रिटर्न कम ही होगा। इसका कोई समाधान नहीं जब तक कि आप इसकी पोजीशन को चेंज ना करें। क्या ये बात समझ में आ रही है रे? स्वप्निल गॉड ब्लेस यू बच्चे। असेस सर्विक्स फॉर द प्रेजेंटिंग पार्ट, सर सर्विक्स को देख लीजिए प्रेजेंटिंग पार्ट है कि नहीं है। हाँ देख लूंगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ।
जो देख लीजिए, फिर इतनी दूर चल के आ गए हो तो। मैंने कहा सर्विक्स में क्या देखना है? नहीं सर, वो सर्विक्स में ये देखना है कि सर्विक्स में बेबी का हेड नीचे आया है कि नहीं आया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे साइन हैं ये प्रेसिपिटेट लेवर के हैं? नहीं नहीं, लेवर तो स्टार्ट हुई है, नहीं लेवर तो स्टार्ट नहीं हुई, तो क्या हेड देख रहा तू? और तो सबसे पहले खोपड़ी, तो सबसे पहले इसकी सर्विक्स ही देखा गया क्या? कितने दिन से बैठा है बे ठरकी? बाकी काम छोड़ के तू लाला सर्विस देख लेता हूँ, बोला हाँ लग तो रही है। अरे माता जी 39 वीक की प्रेग्नेंट हैं और हाइपोटेंशन में जा रही हैं, सर्विक्स से तू क्या बेबी डिलीवरी करा रहा है इसकी? अरे बाद में कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, पर फर्स्ट प्रायोरिटी तो मत रखना इसको। पेल्विक एग्जामिनेशन कैन बी परफॉर्म बट नॉट द एट द फर्स्ट। पेल्विक एग्जामिनेशन करने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर तू सबसे पहले ही सर्विस को खोल के बैठेगा? अजीब सा नहीं लगेगा? माँ कह रही है कि दर्द हो रहा है, बीपी पीली पड़ रही हूँ, बोला सर्विक्स दिखाइए आप, बाकी सब छोड़िए। सर्विस के बाद देखना तो बाकी तो सब ठीक ही लग रहा। पेल्विक एग्जामिनेशन की मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ धीरे धीरे करके सर ने सारी सब्जेक्ट पढ़ा दी जीरो से लेकर स्कीम है स्कीम। धीरज, आपने कहा ठीक है सर। ऑप्टेन फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट की हम मना नहीं कर रहे हैं सौरभ सर। एक बात तो है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के का तरीका यूनिक है, इसलिए आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के दिल में जगह बनाई हुई है। सर थैंक्स फॉर एफर्ट, गिव द प्लीज ब्लेसिंग मी, गॉड ब्लेस यू सौरभ। आगे चलो। रामवीर पोसवाल, सोमवाल, गॉड ब्लेस यू बच्चे। सर ये फीटल हार्ट रेट के बारे में एटियोलॉजी रिलेट, एक बात बता मुझे, सुपाइन हाइपोटेंशन माँ की प्रॉब्लम है, माँ के लिए प्रॉब्लम है या फीटस के लिए प्रॉब्लम है? माँ के लिए प्रॉब्लम है। माँ के लिए क्यों प्रॉब्लम है? माँ ही पीली पड़ रही है, माँ का बीपी गिर रहा है, माँ मरने वाली है। हैं? बोला हाँ क्या, तू देख ले। ऐसे ही अगर वीनस रिटर्न लौट लौट के नहीं आया तो माँ ही मरेगी ना। हाँ ये तो सही कह रहे हो, सुपाइन हाइपोटेंशन इज द क्रिटिकल कंडीशन फॉर मदर फर्स्ट। पहले ये कंडीशन माँ के लिए क्रिटिकल है, नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द फीटस, फीटस को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करते। इसलिए परफ्यूजन चेक करना माँ के लिए जरूरी है। तो माँ पे ज्यादा ध्यान दो, फीटल हार्ट रेट पे इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर क्या चला गया? आंसर मैं टिक नहीं कर रहा हूं, पर तुम्हारे दिल में टिक हो गया होगा, आंसर इज डी। देख, जे डेट डेट डैश एट द रेट, पहले तो तेरा नाम सही कर। तेरा नाम जे से जानवर है कि जा से जंगली है, मुझे समझ में नहीं आता। तू पहले पूरा नाम कर, फिर तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं बेहतरीन तरीके से दूंगा। मुझे पता तो चले तू है कौन भाई, क्योंकि स्त्री है कि पुरुष है कि आत्मा है। क्योंकि मैं तुमसे किस टोन में बात करूं, मुझे तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा जे से नाम क्या है। तो पहले नाम चेंज करो, देन आई विल गिव योर आंसर। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। निधि कुमारी, गॉड ब्लेस यू। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये आ गया, फटाफट क्वेश्चन को करिए और इसी के साथ आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। और ये रहा आपका पोल, इसी के साथ कर देते हैं गोल। और ये रहा पोल आंसर, बी आंसर सी सर डी। स्वामी यू आर टैलेंटेड सर, योर नॉलेज अनदर लेवल, आई एम ग्लैड कि मैं आपकी क्लास देख पा रही हूँ। बाकी सबको सिर्फ कॉपी करना आता है आपका, बस प्रोटामिन सल्फेट पढ़ा रहे हैं प्रोटामिन सल्फेट। अरे मेरे क्वेश्चन छोड़ो लो, मैं बताऊँ कॉपी क्या करते हैं। मेरे कपड़े, मेरे जैसे कपड़े कॉपी होते जो मैं पहनता ना, 4 दिन के बाद वो कॉपी। जो मैं रील बनाता हूँ ना चलते हुए, वो भी कॉपी होती हैं।
जो मैं स्टेटस डालता हूँ ना, वो भी कॉपी होती हैं। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ ना स्टेटस पे, वो भी कॉपी होती है। मेरे क्वेश्चन डालने का तरीका, वो भी कॉपी होता है। सब कॉपी होते, पर दिक्कत है चाइनीज होते। मेरी रील्स कॉपी, मेरे स्टेटस कॉपी, मेरे कपड़े कॉपी, मेरे क्वेश्चन कॉपी। बस एक रहे, मेरी शकल कॉपी करना बाकी है। पोल में देख लेता हूँ। सी कह रहे हैं 45, बी कह रहे हैं 27, ए कह रहे हैं 17। अब इसी में से होगा कोई, देख लेते हैं। 32-year-old patient with sickle cell anemia admit in the hospital during a sickle cell crisis. Blood pressure is down 1 not 4 approx divided by 62 mmHg. Oxygen saturation is 92 and patient report pain at the level of 8. खतरनाक पेन हो रहा भाया, पेन ही पेन हो रहा मियाँ। और 8 में से स्कोर आ रहा है 10 में से, तो पेन सीवियर ही होगा। विच एक्शन प्रिस्क्राइब बाय हेल्थ केयर विल बी द इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऐसा है, कुछ नया बता रहा हूँ मैं। भाई जो बोल रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाओ, अब उनको पता चल गया कि मास्टर है जोधपुर के एग्ज़ाम पास किया है ट्यूटर का। ये कौन बोला? अमजद खान, ये कौन बोला मेरे लिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करके दिखाओ? किसी के पूरे घर में वालों ने मिल के जितने एग्ज़ाम क्लियर नहीं करे होंगे, उतने मैंने अकेले ने क्लियर करे हैं। रिपीट करूं, सबके पूरे घर के लोगों ने मिलके जितने एग्जाम क्लियर नहीं किए ना, उतने मैंने अकेले ने क्लियर किया। सुन, बिना कोचिंग के, बिना कोचिंग के, खुद, सेल्फ, सेल्फ मेड, माई सेल्फ एग्जाम। मैं खुद बना हूँ, मैं कोचिंग करके नहीं मास्टर नहीं बना हूँ, मैं टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं हूँ। मेरा फर्टिलाइजेशन नॉर्मल तरीके से हुआ है। औरों की तरह टेस्ट ट्यूब नहीं हूँ मैं, कोचिंग में बैठ के एक स्पर्म एक ओवम को मिला के तैयार करा के बोला हो गया सिलेक्शन, बन गया कंपाउंडर। वो नहीं हूँ मैं। टेस्ट ट्यूब बेबी और मुझ में फ़र्क है भाई। काजल पारस, लोग आपकी बहुत बुराई करते हैं, मेरे जितना बनने हैं, बनो ना मेरे जैसा। एक एक कह रहा था इतना ही ज्यादा आता है तो यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर लेता? अबे ये क्या बात हुई? कल मुझसे कहेगा दौड़ना आता है तो चांद पे क्यों नहीं चला जाता? नर्सिंग का यूपीएससी हूं मैं, इतना सेटिस्फाइड हूं। तू क्यों नहीं बन जाता? तू कंपाउंडर क्यों है? तू कुछ क्यों नहीं बन जाता? छोड़ कंपाउंडरी, कुछ अच्छा करना। तू तो पूरे दिन तू तो 5 ml भर के बैठा है पूरे दिन। पूरे दिन 5 ml भर के बैठे रहते हो। 5 ml, 2.5 ml, 3 ml तुम्हारी जिंदगी इसमें गुजर रही। तो मुझे बता रहे कि यूपीएससी क्यों नहीं कर लेते, इतना आता है तो। तुम ml तक ही हो, समझ रहे हो? तुम 5 ml के बाद जिंदगी नहीं है तुम्हारी। मस्त रहो।
सुनो, आज कुछ नया सीखेंगे। अरे सुनो, कोई बात नहीं। रूपाली, शार्प नॉलेज विद इंटेलिजेंसी एटीट्यूड। जलता है सर आपसे लोग, जलने दो, मस्त रहो, जलने दो। मुझ तक आने के लिए 2-3 जन्म इकट्ठे लेने पड़ेंगे, एक जन्म में तो ना हो ये। एक जन्म में तो समेटे में नहीं आऊं मैं। सुनो सुनो, तुम्हें कुछ नया सुनाता हूं मैं। कुछ नया सुनाते, सुनो सुनो। नेशनल गाइडलाइन, नेशनल गाइडलाइन। अरे सुन लो भाई, भाई कुछ नया लाया है। अब यूट्यूब पे इसके बाद यही चलेगा। अब मैं बता रहा हूँ, कल से कॉपी हो जाएगा। नेशनल गाइडलाइन, मैंने कहा किसकी? सिकल सेल क्राइसिस, नेशनल गाइडलाइन फॉर सिकल सेल क्राइसिस। नेशनल गाइडलाइन फॉर सिकल सेल क्राइसिस के हिसाब से अगर ऑक्सीजन का सेचुरेशन, अगर ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेस देन 95% है, अगर ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्लाइंट में लेस देन 95% है, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द न्यू थिंग जो भाई बता रहा है। अब कॉपी कर लीजिए आप इसे। अब याद रहेगा। अगर ये रहेगा आंसर, तो इसका मतलब सिर्फ 17% बच्चे से, सिर्फ सिर्फ सी कितनों ने दिया था, बी कितनों ने दिया, बी 27 ने गया, तो 73% बच्चे गलत है। समझ में आया बच्चे? समझ में आ गया? इसका मतलब आंसर बी, एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट 4 to 8 mg IV। सर मॉर्फिन क्यों दे रहे हो? मॉर्फिन देने के पीछे का रीजन है पेन। क्या इसमें कहीं पेन का जिक्र है? एक बार पढ़ते हैं। सिकल सेल क्राइसिस हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर इज दैट सैचुरेशन इज द रिपोर्ट पेन। पेन तो है सर, पेन है तो सही, मैं मना नहीं कर रहा, पेन मिल गया है, पर क्या ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी? नहीं नहीं सर, फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं होनी चाहिए। पेन अच्छा खासा पेन है, पेन भी कोई कम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आपने कहा सर ठीक है। पेन कंट्रोल इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन एंड एप्लीकेशन ऑफ वार्म पैक। वार्म पैक और मॉर्फिन दोनों किसके इलाज हैं? पेन के इलाज है। ये इंपॉर्टेंट जरूर है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जरूर है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। हाइड्रेशन मेंटेन करना भी जरूरी है, बट इस केस में वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाएगा? ऑक्सीजन। तो दिल छोटा मत करना, कुछ नया सीखे हो, अगले क्वेश्चन में हम जरूर सही करेंगे। शुरू जहांगीर, सर क्वेश्चन गलत हो गया पर सीखने को मिला। यही तो मैं चाहता हूं, क्वेश्चन गलत करो पर सीख के जाओ।
लेखराज बैरवा, पेन ज़्यादा है या मरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तू बता, कार्डिक अरेस्ट आ जाए ये इम्पोर्टेंट है कि तेरी हड्डी में दर्द हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है? तेरे लिए तो दर्द ही इम्पोर्टेंट होगा। दर्द इम्पोर्टेंट नहीं होता लेखराज बैरवा, तुझे पता है दर्द होने के बाद भी कई सारी चीज़ें होती हैं। दर्द होने के बाद भी कोई काम रुकता नहीं है, चलता रहता है, क्योंकि उस समय वो प्रायोरिटी होता है लेखराज। अब तुझे इससे ज़्यादा डिटेल में मैं क्या ही समझाऊंगा। माँ को पेन होता है तो लेबर रोक नहीं देते हैं कि नहीं नहीं दर्द हो रहा है सर, पहले तो दर्द का इलाज करिए। क्या बात है कर रहे हैं, बच्चा बच्चा होता रहेगा सर, पहले दर्द को ठीक करिए, दर्द मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा करते हैं क्या लेखराज? दर्द की मना नहीं कर रहा हूँ मैं, दर्द भी प्रायोरिटी होता है, पर क्या इस केस में हार्ट फेल हो जाए 95 से कम होते ही, हार्ट पर वर्कलोड बढ़ेगा, वो फेल हो जाए, ये ज़्यादा सही लगेगा तुझे कि पेन का इलाज हो जाएगा? दर्द नहीं होना चाहिए, मरो तो आनंद में मरो। तो दुनिया में बहुत से ऐसे काम है जब पेन होता है तो वो काम रुकता नहीं, चलता रहता है, क्योंकि उस समय पेन प्रायोरिटी नहीं होता, वो काम प्रायोरिटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेबर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ और मत समझना। बोलो आज के आनंद की जय। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास। एक मिनट रुक जा सर, 4 लीटर कैसे नर्स दे सकती है धीरज? मैं तुझे सुना तो बहुत देता, पर तू क्या है मेरा पुराना स्टूडेंट है, इसलिए मैं तेरे को आज फर्स्ट टाइम रियायत दे रहा हूँ। अगली बार ऐसा बाहियात क्वेश्चन पूछा ना तो धीरज बेटा तेरे को इतना लंबा सुनाऊंगा कि भूल जाऊंगा कि तू मेरे से जुड़ा हुआ है पुराने समय से। कहाँ, क्यों नहीं देगी नर्स? नहीं सर, नर्स ऑक्सीजन थोड़ी दे सकती है, नर्स नहीं दे रही है। नर्स वो दे रही जो प्रिस्क्राइब्ड है। किसने प्रिस्क्राइब किया? एक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया है, नर्स को तो इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आया धीरज? अगर हेल्थ केयर वर्कर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो 4 क्या 5 भी देगी, 5 क्या 8 भी देगी, काम है नर्स का, जो डॉक्टर लिख के जा रहा है वो दे के जाएगा। धीरज इस बार बच गया तो, समझ में आया कि नहीं आया तने? अभी भी क्लियर हुआ कि आगे चलूं कि धीरज रुक जाऊं? जल्दी बोल धीरज। जल्दी बोल धीरज, सर मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं? शायद धीरज समझ गई। गुड। धीरज चल कोई बात नहीं, धीरज अच्छा बच्चा है, धीरज और रचना दोनों अच्छे बच्चे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को बताओ और आंसर करो। हम आपके खाने की व्यवस्था करते हैं, फटाफट। सोनिया टाक, गुरुदेव जी आपने मेरा सपनों में मैं तो आशीर्वाद दिए हैं गुरुदेव जी, एक बार लाइव में बोल दीजिए। गॉड ब्लेस यू सोनिया। चलो, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु इज एक्टिव लेबर विद द सर्वाइकल डायलेशन ऑफ 6 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, स्टेज फर्स्ट चल रही है, ठीक है। यूटेन असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर इंटरवेंशन द नर्स, कौन सा ऐसा फाइंडिंग है जिसको सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन की आवश्यकता है? तो एक बार मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, सुनिए। नॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है तो फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शन है उनकी क्या खास चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। कॉपी में तो आप बैठे हो, कॉपी लेके बैठे हो ना, बिल्कुल। ड्यूरेशन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन।
फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसका ड्यूरेशन कितना, लास्ट वो ड्यूरेशन जो चलता है वो चलता है 45 से 80 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ऊपर है तो दिक्कत है। मतलब शुड नॉट एक्सीड शुड नॉट एक्सीड 90 सेकेंड। किसी भी कीमत पे 90 सेकेंड से ऊपर गया तो उसे एबनॉर्मल ही मानेंगे। डन। अच्छा तो दूसरी बताओ, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की। तो उसने कहा कि 2 से 5 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, 2 से 5 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं हर 10 मिनट के अंदर। डन। बट शुड नॉट, ये भी एबनॉर्मल है, शुड नॉट प्रेजेंट लेस देन 2 मिनट। कोई कॉन्ट्रैक्शन 2 मिनट से पहले नहीं आना चाहिए। मतलब कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्शन में 2 मिनट का गैप तो होना चाहिए। सर ठीक है, इंटेंसिटी बताइए, कितना जोर से आते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इंटेंसिटी बेटा कॉपी में लिख लो, काम आएंगे। साहब ने कहा ठीक है सर, इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्शन की पीक कितनी हो सकती है। मैंने कहा देखो, नॉर्मल पूछा जाए इंटेंसिटी तो नॉर्मल इस कंडीशन के अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसके नॉर्मल फोर्स कितना होता है, 25 से लेके 50 mm ऑफ Hg हो सकता है। आपसे पूछा जाए पर शुड नॉट एक्सीड, किसी भी शर्त पर शुड नॉट एक्सीड, किसी भी कंडीशन में ये 80 mm ऑफ Hg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल 25 से 50 होता है। ठीक है सर, इंटेंसिटी भी। रेस्टिंग टोन, ये सब सुन लो बेटा, काम आएगा। रेस्टिंग टोन के कंडीशन में ये 80 mm ऑफ Hg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल 25 से 50 होता है। सल बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन अलाउ फीट, आपको पता है रेस्टिंग फेज होना हो जरूरी क्यों होता है। रेस्टिंग टोन के समय फीटल के ऑक्सीजनेशन बेटर होते हैं। तो बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में अगर रेस्टिंग फेज आ रहा है या रेस्टिंग टोन हो रही है तो ये अलाउ कर देता है फीटल ऑक्सीजनेशन को। फीटल को अच्छे से क्या मिल जाती है, उस समय ऑक्सीजनेशन हो जाता है, तो ये बेटर चीज होती है। वो पूछेगा सर इस समय प्रेशर कितना होता है, एवरेज प्रेशर कितना होता है, तो 10 mm ऑफ Hg रेस्टिंग टोन का प्रेशर होता है जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा होता है। बट शुड नॉट एक्सीड, ये तुम्हें सबको याद रखना है, शुड नॉट एक्सीड 20 mm ऑफ Hg। ये किसी भी शर्त पर 20 mm ऑफ Hg से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन, और मैंने बता दिया क्या क्या एबनॉर्मल हो सकती है। क्वेश्चन, स्टूडेंट 1400 हैं पर पोल में आंसर आधे दे रहे हैं। आधे ब्लॉक है ना इनमें से आधे ब्लॉक है, वो तो छुप के देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर सकते, वो ब्लॉक कर रखे हैं। प्रॉब्लम ये है, इनका कोई है भी नहीं मेरे सिवा, पर कोई बात नहीं, फिर भी वफादार तो हैं, ब्लॉक होने के बाद भी देख तो भाई का ही रहे। चलो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। मैंने कहा हाँ सर ये तो सारी, अब कुछ कुछ आपको आइडिया मिल गया। मैंने कहा अब तो सर मुझे आइडिया मिल गया। मैंने कहा बताइए क्या आइडिया मिला है। मैंने कहा यूटेराइन रेस्टिंग टोन 10 mm। मैंने कहा सर 10 तो होनी चाहिए, 20 से ऊपर हो तो दिक्कत है, तो इसको तो कोई खास प्रॉब्लम मुझे इंटरवेंशन देने की जरूरत नहीं लग रही। तो ये तो आंसर गया डी गलत। पोल, मैंने कहा अच्छा पोल अभी चल ही रहा था, पोल कोई बात नहीं एंड कर देते हैं। बी वाले भी बहुत टक्कर दे रहे। कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 मिनट, हर 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट से पहले कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कोई गलत काम नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी 45, 25 से 50 बताया था, 45 तो नॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर 90 सेकंड, 90 सेकंड, 95 सेकंड, ना 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 90 से ऊपर तो मैं मानूंगा ही नहीं। अगर 90 से ऊपर है तो कंडीशन सीरियस है भैया, इतना नहीं चल पाएगा। क्या यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का जो फेज है वो एक जोर लगा के रहा और 95 सेकंड से ऊपर चला गया, तो फिर तो दिक्कत है। नहीं, क्योंकि होता ही कितना है मैंने बताया तो समय, अगर 90 से ऊपर तो कभी नहीं मानेंगे। मुस्कान, रिवाइज करने के लिए क्लास रहेगी क्या? कोई क्लास कभी भी कहीं से हट सकती है, तुम बेफिक्र रहो। क्लासों पे तुम ध्यान देते रहो, मैं पढ़ाता रहूंगा।
इसका मतलब आंसर आपने सारे काट दिए। मैंने सारे काट दिए, तुम्हें तो पता है ना मैंने क्या सही किया है। मैंने आंसर ए दिया है, मैंने काट जरूर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका पीडीएफ बने। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। मैं आपके खाने की व्यवस्था करता हूँ। ये रहा आपका बफर, ये लगी थाली, थाली में डाला गुलाब जामुन, ये रहा मिक्स वेज, ये रहा पनीर चीला और ये रहा ढोकला। ये 7वां फैक्टर है, 8वां नहीं है। कहीं तुम जल्दबाजी में इसको 8 पढ़ लो, तो ऐसे चीता मत बन जाना। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ठीक है। ये हीमोफिलिया ए है और ये 8वां नहीं 7वां है। वेरी गुड। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस पोल और मैं सी के साथ जा रहा हूँ। सी ने कहा 30 है, बी ने कहा 27 है, डी वाले कह रहे हैं 23 है और ए वाले कह रहे हैं, तुमने यार क्या क्या खिचड़ी ऑप्शन आंसर दिए हैं रे। किसी की सरकार नहीं बनने दी, बहुत बुरे हो बे। भाई चैनल ज्वाइन कैसे होगा जिससे प्राइवेट क्लास देख सकें, बुरे टाइम में काम आएगी। नहीं नहीं होता, प्राइवेट क्लास नहीं दिखती किसी को। तुम्हें क्या ऐप में नहीं दिखता, नहीं दिखाता मैं। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद सर। आप जी ऑनलाइन में इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हो, सच कहूँ तो ऑफलाइन में आपका कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है, ऑफलाइन में मेरा कोई जवाब नहीं है, ये बात फैक्ट है। ऑफलाइन में साथ साथ रहते हैं हम, बिल्कुल ऐसे रहते हैं, समझ रहे हो तुम माहौल। आफ्टर ए कार एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट हुआ था, मैंने कहा ठीक। ए पेशेंट विद मेडिकल अलर्ट ब्रासलेट, उसके हाथ में ऐसे बाहर आया तो उसके हाथ में ब्रासलेट लगा था, उस पर लिखा था हीमोफिलिक ए ओ। मैंने कहा ये तो हीमोफिलिया वाला क्लाइंट है। उसके हाथ पे लिखा था हीमोफिलिक ए। एडमिट, तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तुरंत उसे कहाँ ले गए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। विच एक्शन प्रिस्क्राइब द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विच द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट, सबसे पहले इनमें से कौन सा काम करना चाहिए। एग्जाम प्रेप को डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट सीरीज वही है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डाउनलोड करने के बाद आप कर लीजिए, ठीक है। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट कर लो। उसके हाथ पे लिखा था हीमोफिलिक एडमिट, तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तुरंत उसे कहाँ ले गए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। विच एक्शन प्रिस्क्राइब द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विच द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट, सबसे पहले इनमें से कौन सा काम करना चाहिए। एग्जाम प्रेप को डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट सीरीज वही है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डाउनलोड करने के बाद आप कर लीजिए, ठीक है। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट कर लो, क्लास को लाइक कर लो। ईएसआई तो तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ने वाला है, बिना लाइक करे बैठे रहते इसलिए। नॉर सेट भी बिगड़ जाएगा, एसजीपीजी आउट हो गया, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। लाइक करो, आगे बढ़ो फटाफट बिना समय गंवाए। नहीं तो बेटा रिजल्ट तो तुम देख ही रहे हो, तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हो रहा।
नहीं वो क्या है, मैं इसलिए कह रहा था कि कहीं रिजल्ट खराब ना हो जाए। देखो रिजल्ट भी तो खराब हो सकता है, कहते हैं ना वो विश्वाम में, कहते हैं ना वो कहते परशुराम जी से कर्ण ने सीखा, एग्जाम में काम नहीं आया। क्योंकि छुप के सीखने से, छुपा के सीखने से ज्ञान काम नहीं आता, ये 100% है। खुल के सीखो, कि भाई से सीखते हैं कि भाई के स्टूडेंट है, बताओ क्या करोगे, खुल के रहो तो खुल के रिजल्ट आएगा, छुप के रहोगे तो रिजल्ट छुपाना पड़ेगा। बाकी तुम समझदार हो। बच्चे सी कह रहे हैं ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं था, मैंने गलत करवाया है। रिलेटरली बताओ, मैंने गलत करवाया है, इसलिए मैं हंस रहा था क्योंकि तुमसे मैंने गलत करवाया है, इसमें कोई प्रॉपर बात नहीं है। एग्जाम के पेपर देने के बड़े वाले कोचिंग वालों से सॉल्व नहीं हो पा रहा, फिर बोलते हैं एम्स एक्सपर्ट टीम है हमारे पास। यही हालत, रचना यही हाल है बेटा एग्जामिनर की, क्या बताऊं तुम्हें मैं। ठीक है, ये तो मैंने गलत करवाया, तो मस्त रहो। सी कह रहा है टाइप एंड क्रॉस मैच ऑफ 4 यूनिट ऑफ पैक्ड ब्लड आरबीसी। पहली बात, हेमोफिलिक क्लाइंट में कभी पैक्ड आरबीसी नहीं देते, या तो प्लाज्मा और या क्लॉटिंग फैक्टर ही दिए जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये तो कभी नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा, तो सी गया, तो मैंने कहा सी तो गया। सर फिर डी बता दीजिए, इन्फ्यूज नॉर्मल सलाइन 250 ml। नॉर्मल सलाइन देने से तुझे क्या लग रहा है ये क्लाइंट हाइपोवोलेमिया में जाएगा, बचाना है इसको? नहीं नहीं सर, फिर ये तो गलत हो गया। 7वां फैक्टर कंसंट्रेट तो देते ही नहीं है ना, 8वां देते हैं। 8वां देते हैं, 7वां क्यों नहीं देते? 7वां का कुछ यूज नहीं है ना सर। किसका यूज नहीं है 7वें का? कौन बोला तुम्हें? होता है 7वां, कौन सा? मैंने कहा एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये कौन सा पाथवे है? 2 पाथवे होते हैं ना क्लॉटिंग के, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। हाँ तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये हेल्प करता है। कौन? 7वां किस में? हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ, हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। ये 10वें फैक्टर को एक्टिवेट करने में काम आता है। इसका मतलब ये 10वें को एक्टिवेट करेगा, तो 10वां एक्टिवेट हो जाएगा, तो बहुत जल्दी बनेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जल्दी बनेगा, तो फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जल्दी बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन से क्या जल्दी बनेगा? थ्रोम्बिन जल्दी बनेगा। और जब थ्रोम्बिन जल्दी बनेगा तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन जल्दी बनेगा। और फिब्रिन जल्दी बनेगा तो क्लॉट जल्दी बनेगा। इन 4 ऑप्शन में इससे बेटर ऑप्शन तो नहीं था कोई। हेमोफिलिया क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, और जो क्लॉट को जल्दी बनवा दे वही मेरा इलाज होना चाहिए। इसका मतलब, इसका आंसर बी जाएगा। 27% बच्चे टिके रहे। ट्रांसपोर्ट द पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वाइकल स्पाइन। अरे एक्सरे, एक्सरे की जरूरत फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इसको हीमोफिलिक मानना है और क्लॉटिंग को फास्ट करवाना है। और क्लॉटिंग को फास्ट करवाने के लिए ये हमने बताया आपको। समंदर सिंह इतना डीप सर जी? तो मैं पढ़ाई जीनोमिक पे रहा हूँ। तूने क्या राइबोफ्लेविन समझा भाई को? दीपिका, दीपिका ताब सर, थैंक यू सो मच। आपकी क्लास कुछ टाइम से देख रही हूँ, काफ़ी क्वेश्चन के आंसर सही होते जा रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, आप बेस्ट हो। थैंक यू बच्चे। चले अकी रहना नरसिंह कंपनी गुरु मान गए। बहुत लेट माना तो वे। अब तो सब मान गए।
तू थोड़ा लेट माना, कोई बात नहीं, बस चल तू भी मान गया भाई को। अगला चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, ये इजी वाला है, इसे तुम सही कर लोगे। मैं ऐसे ही हैं, कुछ इजी, कुछ हार्ड, कुछ मीडियम, कुछ माइल्ड, आपके लिए सब हाजिर है। स्टार्ट पोल। कार्तिक सर जी, और तो 8 फैक्टर के आगे भी नहीं जा पाते। हाँ नहीं जा पाते भाई, ले जाएगा तो मैं सब जगह। सुनो, हाँ तुम सब सही हो। क्लाइंट विद डाइट कंट्रोल जेस्टेशनल डायबिटीज, ये बात सच है कि जेस्टेशनल डायबिटीज होने वाले बच्चे पर असर करती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं है। बट बट जेस्टेशनल डायबिटीज है, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया का चांस है, पर क्लोजली मॉनिटर है और कंट्रोल्ड है। इसका मतलब वेल कंट्रोल्ड, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट अगर डायबिटीज है तो बच्चे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रिस्क हो सकता है पर हाई रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंट्रोल्ड डायबिटीज है, इसे कंट्रोल किया गया है डाइट के द्वारा, यानी इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है। सर ये कहाँ लिखा है इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है? अरे मेरे आंख के अंदर नाम नैनसुख, डाइट कंट्रोल्ड का मतलब जब डाइट ही कंट्रोल कर रही है डायबिटीज को तो इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ये कहना चाह रहा है कवि। आपने कहा सर ठीक है। क्लाइंट विद माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया एंड ब्लड प्रेशर एवरेजिंग 140/90, माइल्ड जब खुद माइल्ड कह रहा है तो मुझे बता दे, जब ऑप्शन वाले ने ये कह दिया कि इधर मत देखना मैं आंसर नहीं हूं, उसने ऐसा कहाँ कहा? कहा है ना, इसने माइल्ड कह के कह दिया मेरी तरफ मत देख मैं आंसर नहीं हूं, आगे देख बे पागल है, नंबर माइनस चाहिए तेरे को, आगे चल मैं एकदम सही हूं। नहीं नहीं तू प्रीएक्लेम्सिया है ना, अरे मैं माइल्ड हूं भैया, शुरुआत हुई है, नए नए जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए हैं, मेरे को 140 पहुंचे पहुंचे, मैं तुझे कब से खतरा लग गया? नहीं नहीं सर हमें पढ़ाया प्रीक्लम्सिया में दिक्कत होती। अरे भैया शुरुआत है, मैं खुद कह रहा हूं कि माइल्ड हूं, तू आगे जा, क्यों गलत करवा रहा है? ऐसा इसको प्रीक्लम्सिया वाले ने कहा। समझ में आ रहा है बच्चे? आपने कहा क्लाइंट विद प्री मैच्योर रप्चर ऑफ 6 घंटे हुए, अरे 6 घंटे तो हुए नहीं सर, प्री मैच्योर रप्चर में इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हैं। अरे तो 6 घंटे ही तो हुए हैं भैया। हाँ तो वो खुद कह रहा है कि मैं अभी अभी फटा हूँ, बस थोड़ी सी देर हुई है मुझे फटे हुए, नहीं सर मैं आपका इलाज करूंगा। अरे कर लेना, पहले आगे देख ले, क्या पता कोई मुझसे सीवियर केस लेटा हो। नहीं सर आप भी तो सीवियर हो। अरे मैं सीवियर नहीं हूँ, मुझे तो फटे फटे 6 घंटे हुए हैं और इतना तो मैं झेल लूंगा, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन इतना जल्दी नहीं होता, कम से कम 18 से 20 घंटे चाहिए इन्फेक्शन होने के लिए। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं, तू आगे देख मैं सही हूँ, मेरी टेंशन मत ले, मैं एकदम बढ़िया लेटा हूँ। ठीक है भैया, फिर तो ऑप्शन ऐसे बोलने लग जाए फिर तो बातें क्या थी सर जी। अरे ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं, उनसे बात करने वाला चाहिए। अब मुझसे बोल रहे हैं ना, मैं बात कर रहा हूं ना इनसे, ऑप्शन बोलता है, दिमाग हो ना तो ऑप्शन बोलता है, बस उसकी भाषा समझने वाला चाहिए, और जो ऑप्शन से बात कर लेता है ना वही तो नर्सिंग ऑफिसर बनता है। सर क्लाइंट विद स्पॉन्टेनियस रप्चर विद द ग्रीनेस एमनियोटिक फ्लूइड, मैंने कहा ग्रीन, मैंने कहा ग्रीन, ओहो मैकोनियम एस्पिरेशन का केस है। मैंने कहा हाँ बड़े सर ये तो बहुत बुरा केस है, मतलब इसने तो खींच लिया होगा मैकोनियम को, इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे तो पूरे पूरे चांस हैं कि बच्चा जब पैदा होगा तो आरडीएस का हो सकता है। फिर मतलब फिर तो बात ही क्या है, आरडीएस के केस को तो हाई प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा दे दे भैया, नहीं तो दे दो ना, सबसे खतरनाक तो मैं हूं। वो कह रहा है सुन मेरे को संभाल पहले भैया, यहाँ जान निकली जा रही है। नहीं नहीं बोल, बाकी बाकी क्या देखेगा? आरडीएस से बड़ा कोई दुनिया में है क्या? आरडीएस से बड़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं बे। अच्छा तो क्या दिक्कत है? लंबी लंबी सांस ले रहा हूं, नीला पड़ा पड़ा हूं पूरा मैं, बेल शेप मेरे चेस्ट हो गए हैं, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन हो गया है,
तुझे हल्के में लग रहा है, जल्दी आ, 5-10 मिनट का टाइम बचा है, नहीं पहुंचा तो खेल खत्म मान ले। हाँ पहले तुम्हें ही देख लेता हूँ क्योंकि ग्रीनिश एमनेटिक फ्लूइड का केस है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो क्या करना पड़ सकता है, इसको इमीडिएट करना पड़ सकता है, रिसेसिटेट। और जिसको रिसेसिटेट करना पड़ जाता है डॉक्टर साहब, इससे बड़ी प्रायोरिटी दुनिया में कोई होती ही नहीं है। तो मुझे स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर चाहिए इसको रिसेसिटेट करने के लिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब भी लगानी पड़ सकती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ सकती हैं, इसलिए यही मेरी प्रायोरिटी जाएगी। इसी के साथ आंसर हो गया डी। योगेश जाकर कह रहे हैं सर प्लीज क्लास को यूट्यूब पर रखा करो, पढ़ाने में आसानी होती है। जी मालिक, जी भाई साहब, बिल्कुल आपकी बात को मैं समझूंगा, मैं समझ सकता हूँ सिलेक्शन की जरूरत मुझे है, तुम्हारा तो हो ही चुका है, बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, और ये रहा आपका, ये तो तुम क्वेश्चन कर ही दोगे मुझे पता है, फटाफट कर दो, फिर क्या देख रहे हो। चलो, आंसर आपका सबने देख लिया, मुझे पता था इसको तुम फोड़ दोगे, मैं जानता था, मैंने फालतू पोल कराया। इतने तो तुम गधे नहीं हो, इसका आंसर तो तुम दे ही दोगे, मजे कर दिए तुमने। 70% बच्चों ने आंसर डी दिया है, मतलब प्राउड होता है रे भाई, इन बच्चों पे है ना, सच में प्राउड होता। ईश्वर करे इस साल तुम सबका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बढ़िया, मजे कर दिए। ऐसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, तुम्हें पर पता नहीं क्यों इजी लगते हैं ये, सच में। एक patient with iron deficiency anemia who's taking oral iron supplement is evaluated by nurse outpatient clinic, which finding by the nurse is the most सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का केस है। द प्लान्स द पेशेंट रिपोर्ट स्टूल आर ब्लैक, वो कह रहा है कि सब मार साहब जब निकालते हैं ना तो काला ही काला सा आता। तो मैंने कहा काला काला आता सर, बोला मलेना तो नहीं है? मेलेना काला होता? बोला हाँ सर मैंने पढ़ा है फंडामेंटल में, मेलेना काला होता, और मैं जीएनएम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मेरे को आयरन डेफिशिएंसी था तो मेरे को काला काला आ रहा, तो उसे बता देना काला ही आएगा, काला है तो क्या हुआ, काला ही आना है, किसी प्रकार की टेंशन मत ले। आयरन डाइट जब चलती है, जब आयरन थेरेपी चलती है, तब काला काला ही आता है, और ये नॉर्मल है काला आना, और जो नॉर्मल होता है उस पर मोस्ट कंसर्न नहीं रखते। ठीक है बच्चे, चलो। द पेशेंट कंप्लेन ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन। आयरन की डाइट मैंने कल बताया था, कल मेरी क्लास किसी ने ली थी क्या? कल मैंने कहा था कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है आयरन, आयरन लेने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ा स्टूल टाइट आता है और काला आता है। ऐसा लग रहा है आयरन का पूरा जोर स्टूल पे निकलता है। मैंने कहा तो एक तो स्टूल को टाइट कर देता और एक काला कर देता है, तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। पेशेंट टेक मल्टी विटामिन टेक एवरी डे, मल्टी विटामिन। हो सकता है आयरन के, हो सकता है आयरन के ऑक्सीडेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, जैसे विटामिन सी दे सकते हैं, देते हैं विटामिन सी, और विटामिन ई दे सकते हैं, तो दोनों दे सकते हैं। तो अगर कोई विटामिन ले रहा है तो सर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्यों गलती कर रहा है भैया? विटामिन सी तो लेनी चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले को विटामिन सी तो चाहिए ना। सर विटामिन सी क्यों चाहिए? मैंने कहा एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, और एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विटामिन ई क्या करता है, आयरन के ऑक्सीडेटिव इफेक्ट को कम करता है, तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो दोनों विटामिन दे सकते हैं, विटामिन सी और विटामिन ई, और दो दे रहे हो तो मल्टी विटामिन कह दिया, तो कौन सी बड़ी फांसी लगा दोगे भाई? सर मल्टी विटामिन में तो कई सारी होती है, एक से ज्यादा मल्टी होती है। अच्छा,
सर कैसे? मैंने कहा एक बार पहली बार प्रेग्नेंट हुई प्रीमी पैरा, दूसरी बार हुई मल्टी पैरा। हाँ हाँ, तो दो में तो मल्टी कह ही देते हैं नहीं। दूसरी बार में तो मल्टी हो ही जाता का है। चलो, द पेशेंट टेक एन एंटासिड विद आयरन टू अवॉइड नोजिया। उसको बहुत ज़्यादा नोजिया फील हो रहा था, उसने कहा कि एंटासिड ले लेता हूँ सुबह सुबह खाली पेट। डॉक्टर ने कहा था जिसको नोजिया हो दवाई लेने से वो सुबह सुबह खाली पेट एल्प्रामाजोल ले ले, जो पेंटाजोल ले ले, और उसको बड़ा काम चल जाएगा। पेंटाजोल ले रहे हो, एंटासिड तो एंटासिड। मैंने कहा सुन एक बात बता, अगर दिमाग ने दही हो तो थोड़ी सी, कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने कहा है तो एसिड ही, हाँ ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मैंने कहा ठीक है बढ़ाता होगा, तो फिर एंटासिड जो एसिड के विरुद्ध में काम करेगा वो तो एब्जॉर्प्शन को घटाएगा ना। ये तो कॉमन सेंस है। अरे देख, कोई चीज जिसका एसिड जिसको बढ़ाता है एंटासिड उससे कम करेगा। इसका मतलब ठीक है कि ऐसा अगर वो कह रहा है कि मैं एंटासिड लूंगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं लेने देंगे, फिर मैं तुझसे बात करूंगा काहे को ले रहा। तो नर्स को सबसे ध्यान उस पर देना चाहिए जो सुबह नौजिया से बचने के लिए एंटासिड ले रहा है, कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करने देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चलो वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे यो रहा भैया, और ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा आपका पोलिंग का रिजल्ट। कर रहे हैं डिक्लेयर, फटाफट पोल आ रहा है, तैयार हो जाइए, सीट की बेल्ट लगा लीजिए, पैंट की तो लगा रखी होगी। ये रहा आंसर आपके सामने, फास्ट पढ़िए फटाफट बेटा आंसर। तो आंसर मैं कर रहा हूँ, 47% बच्चों ने कहा बी है, और 25 ने कहा डी है, और 20 ने कहा ए है। देखते हैं। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट चूजन लेबर इंडक्शन टू है वेजाइनल बर्थ आफ्टर द सिजेरियन, इसे कहते हैं VBAC। पहले इसको क्या हुआ था, मैं बहुत सिंपल बता देता हूँ। पहले इसको सिजेरियन हो चुका है, अब ये वेजाइनल बर्थ करनी चाहती है दूसरे बेबी के लिए। ड्यूरिंग लेबर विच इज द मोस्ट कंसर्निंग, मैं कुछ नहीं जानता, आप सुनो, मैं एक लाइन में आंसर दे दूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले जिसको सिजेरियन हुआ है, मैंने कहा हाँ, उसको नेक्स्ट बार लेबर कराते हैं, तो मैंने कहा मोस्ट कॉमन रिस्क क्या होता है, मोस्ट कॉमन रिस्क क्या होता है ये बता दीजिए। कि अगर सेकंड टाइम में लेबर करा रहा हूं तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, रप्चर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के रप्चर होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं अगर पहली बार सिजेरियन में मैंने स्कार बन गया हीलिंग के दौरान, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर वो स्कार फट सकता है, और अगर वो स्कार फट गया तो फिर दिक्कत ज़्यादा होएगी। इसलिए ये बात आप समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्लम जो है वो चांस जो है वो है रप्चर ऑफ यूट्रस। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सृष्टि सर आप मस्त हो, इतना कॉन्फिडेंस बता देता है कि किसी टाइम पर आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके। सृष्टि बेटा, मैं अभी भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और अभी भी हार्ड वर्क करता हूँ। पूरे दिन के बनाए हुए क्वेश्चन है ये। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक क्वेश्चन बनाए मैंने, विद रैशनल। उतने समय में मैं 2 मूवी देख लेता, एक वेब सीरीज, आराम से सोता। बीच में सिर्फ मैंने खाना खाया है, लंच किया था 2 बजे के आसपास, तब से मैं यही कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है तुम लोगों के लिए करना है, पर फिर भी तुम कहते हैं ना, फिर लोग कहते हैं कि इतना रूड क्यों है। इसलिए रूड हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता सब मुझसे पढ़ें। आई स्वेयर, मैं नहीं चाहता कि सब मेरी वीडियो देखें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिसको वास्तव में घर पे ज़रूरत है ना, जिसके पेरेंट्स, जिसके पापा मम्मी को नौकरी की बहुत ज़रूरत है, वो कितनी भी मुझसे सुन ले पर क्लास मेरी देख ले। क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसने क्लास मेरी सारी देखी है और जिसके पास मेरी कॉपी है, दुनिया में उसको सिलेक्शन से देर कर सकते हो, अंधेर नहीं कर सकते। वो आज नहीं तो कल सिलेक्ट जरूर होगा। और मैं नहीं, फिर कह रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग सी माई वीडियो,
only few student can see which is not afford the classes of offline and online. They want free content. Their parents are very poor. Their parents are needy for the job. बच्चे की मुझे परवाह नहीं है, बच्चे तो हरामखोर होते हैं, बच्चे किसी के सगे नहीं होते, स्टूडेंट कभी किसी का सगा नहीं होता। उनके पेरेंट्स के लिए जो उनकी आंखों में जो दर्द है ना, जो दुख है, वो दूर हो जाए और इसमें अगर मेरा कंट्रीब्यूशन हो ना, तो मेरा जीवन पूरा सक्सेस है। मैं जीवन में जो आया वो करके चला गया, ये मेरा मानना है। तो मैं पढ़ा सिर्फ उन्हीं के लिए रहा हूँ जिनके पेरेंट्स को ज़रूरत है। रॉयल भाई, इतना एटीट्यूड किस बात का है, ऐसा बोलते हैं? जो बोलता है ना, वो मेरे नाखून के बराबर नहीं है। हाथ पैर छोड़ो, अगर है तो साबित करे। चैलेंज है मेरा। मेरे से अच्छा दिखने में हो, मेरे से अच्छा पढ़ने में हो, मेरे से अच्छा पैसे में हो, मेरे से अच्छा जॉब में हो, इन चारों में से एक में अच्छा हो, और नहीं है तो चुप रहो, मस्त रहो। रंजीत, तेरी बात तो सही है, पर तेरी बात करने की टोन खराब है बेटा। इससे पता चलता है कि पेरेंट्स तेरे जरूरतमंद होंगे, पर तू लायक नहीं है। चलो, तो रप्चर ऑफ यूट्रस होगा, ठीक है। सुनो, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी का यूटेराइन, किसी का आपने कहा सर ऑप्शन बता देता हूँ। फीटल टेकिकार्डिया, मॉडरेट वेरिएबिलिटी इन फीटल हार्ट रेट, फीटल टेकिकार्डिया एंड मॉडरेट वेरिएबिलिटी इन फीटल, फीटल के अंदर, हार्ट रेट के अंदर मॉडरेट वेरिएबिलिटी है, तो ये आंसर क्यों नहीं है? कॉमन कॉज ऑफ फीटल टेकिकार्डिया, हार्ट रेट का बढ़ना, इसके कॉमन कॉज होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मैंने कहा ठीक है। अर्ली हाइपोक्सिया हो सकता है, मैंने कहा ठीक है। मैटरनल फीवर हो सकता है, वो भी ठीक है। ऐसे हो सकते हैं। मॉडरेट वेरिएबिलिटी इज रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट पैटर्न। मॉडरेट है ना, यही दिक्कत है। मॉडरेट नहीं होती, फिर सीवियर होती। मॉडरेट वाली तो रीअश्योर हो सकती है, ये मॉडरेट वाली तो रीअश्योरिंग है। रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट है, और रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, क्योंकि यूटेराइन रप्चर होने का, सुन लो मैं जो बता रहा हूँ, मोस्ट कॉमन साइन जो है वो यूटेराइन रप्चर होने का, वो होता है नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट। क्या होता है? नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, यानी ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो बी तो नहीं है इसका आंसर। प्रतीक ने एकदम सही पकड़ा, पता है, प्रतीक इंटेलिजेंट तो बच्चा है।
ठीक है, चलो सर सी आंसर क्यों नहीं? इंक्रीज एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट, इंक्रीज एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट। मेरी बात सुन, लेबर के दौरान एंजाइटी नहीं होगा तो क्या होगा? लेबर के दौरान डिस्कम्फर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपने कहा कि लेबर के दौरान एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट है तो ये तो नॉर्मल है, और जो नॉर्मल है वो मोस्ट कंसर्निंग नहीं हो सकता। इसलिए सी वालों, पता नहीं तुमने क्या सोच के दिया था। इंटेंस इंटरमिटेंट कंट्रैक्शन, इंटेंस इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन, तो बच्चे इंटरमिटेंट ही होंगे, रुक रुक कर होंगे। इंटेंस तेज होते हैं, अगर फ्रीक्वेंट बार बार होते तो टैकिसिस्टोल होता। समझ में आ रहा है? तो टैकिसिस्टोल नहीं है, रुक रुक कर हो रहे हैं। टैकिसिस्टोल होता तो फिर वो साइन होता यूटेराइन किसका? यूटेराइन रप्चर का। क्योंकि टैकिसिस्टोल, टैकिसिस्टोल किसे कहते हैं? टैकिसिस्टोल मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट, हर 10 मिनट के अंदर 5 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएं, इसे कहते हैं। तो टैकिसिस्टोल नहीं है, इंटरमिटेंट है, रुक रुक कर, तो ये भी गलत नहीं है, ये तो सही है। चेंज यूटेराइन शेप एंड मैटरनल टैकिकार्डिया, फीटस टैकिकार्डिया नहीं, मैटरनल टैकिकार्डिया। इसका मतलब मैटरनल मैनिफेस्टेशन चेंज इन द यूटेराइन शेप चेंज हो जाती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, जिसके सिजरिन के बाद यूटेराइन रप्चर होता है, और आगे जाकर ये माँ में हाइपोवॉलेमिक शॉक और हेमरेज करवाता है। आपको समझ में आया बच्चे? तो याद रखना है, क्योंकि अगर यूट्रस फट गया तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, और ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो बच्चे हाइपोवॉलेमिक शॉक में चली जाएगी, तो माता जी को टैकिकार्डिया होगा और यूटेराइन की शेप चेंज हो जाएगी। जब यूट्रस फटेगा तो शेप बदलेगी बदलेगी। आंसर इसका ए है, और मैं ए काट रहा हूं क्योंकि कॉपी ना हो जाए। तो आंसर इज ए। क्या आंसर जाएगा? ए। ठीक है, चलें आगे। ओके, समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, पोल करवाता हूँ, और पोल के बाद फटाफट आपको इसका आंसर देना है। क्लास आज की थोड़ी लंबी होगी, चलेगा ना? क्लास थोड़ी लंबी पढ़ा लूँ, क्योंकि कल फिर मैं 2 दिन में नहीं हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ नया कंटेंट दे लूँ आपको, तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, परेशान ना हो सकता है थोड़ी मैं 1 घंटे ज़्यादा पढ़ा लूँ, आध घंटे ज़्यादा पढ़ा दूँ, तो ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है? ओके, ऑप्शन में पढ़ चुका हूँ, मैं देख लेता हूँ क्या क्या कह रहे हैं। ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो सी जा रहा है 52%, फिर बी जा रहा है 23, फिर ए जा रहा है 17। देखते हैं, विच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट नर्स और 21 ईयर ओल्ड, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि 22-21 की प्रेग्नेंट महिला से बोला एक स्टूडेंट नर्स ने, जिसको सुनकर सुपरवाइज RN रजिस्टर्ड नर्स को इंटरवेन करना पड़ा? अब तुम समझे नहीं क्वेश्चन को, इसने नहीं कहा था, क्वेश्चन थोड़ा अंग्रेजी में है और तुम्हारा हाथ तंग है, मैं जानता हूं। इसने ये कहा है, इसने ये कहा है कि स्टूडेंट नर्स ने एक 21 साल की प्रेग्नेंट महिला को ऐसी कौन सी बात बोल दी जिसको सुनकर वहां जो खड़ी थी रजिस्टर्ड नर्स, उसने कहा रुको, गलत है, ऐसे मत बोलो, ये बात आप गलत बोल रहे हो इस पेशेंट को। ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनकर
उस रजिस्टर्ड नर्स को बीच में इंटरवेन करने की जरूरत पड़ गई, बीच में टोकने की, रोकने की, समझाने की जरूरत पड़ गई। ऐसी कौन सी बात थी जो उस स्टूडेंट नर्स ने गलत बोल दी थी उस पेशेंट को, वो कहना चाह रहा है। सी कह रहे हैं 52%, यू शुड नॉट अलाउ एनीवन टू स्मोक अराउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो लड़की कह रही है, स्टूडेंट कह रही है उस पेशेंट को कि आपको अपने आसपास किसी को स्मोकिंग के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। तो सही तो कह रही है वो, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग होती है, पैसिव स्मोकिंग नुकसान करती है प्रेगनेंसी के दौरान महिला को। नहीं लगता कि ये बात सुनकर मुझे बीच में कूदने की जरूरत थी? अगर मैं रजिस्टर्ड नर्स पास में खड़ा था तो ये सुन के तो मैं नहीं कूदूंगा ना कि नहीं नहीं ऐसे कैसे कह रही हो, पास पति को तो पीने दो। अरे नहीं रे, पति को क्यों पीने दो, समझो। अब सबके आंसर चेंज हो गए, अब सबके आंसर चेंज हो गए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये बात उसने गलत नहीं बोली, इसलिए इसके लिए मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट अलाउ एनीवन टू स्मोक अराउंड द बेबी। बिल्कुल सही कह रहा है कि आसपास बच्चा जब पैदा हो तो उसके आसपास किसी को सिगरेट मत पीने देना। प्रेगनेंसी इज द एक्सीलेंट टाइम टू क्विट स्मोकिंग। बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रेगनेंसी के समय स्मोकिंग पूर्ण रूप से बंद कर देनी चाहिए। वैपिंग इज इंस्टेड ई सिगरेट। एक ई सिगरेट होती है, ई सिगरेट पी सकते हो आप, पर स्मोकिंग मत करना, गलत है। ई सिगरेट भी उतना ही नुकसान करती है, उसमें निकोटीन होता है। ई सिगरेट जो एयरपोर्ट वगैरह पे होती है, ई सिगरेट भी उतनी नुकसान करती है जितना कि सिगरेट करती है। तो आप अगर वो कह रहा है कि आप ई सिगरेट पी लीजिए, वैपिंग कर लीजिए, स्मोकिंग मत करिए, तो ये बात वो गलत बोल रही है। ये सुनकर मैं तुरंत आया और मैंने कहा गलत बोल रहे हो आप, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। तो मैंने तुरंत इंटरवेन किया। तो आंसर बी जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को आंसर करें सारे बच्चे। पोलिंग की व्यवस्था मैं कर देता हूं। ये पोल आ रहा है आपके सामने। ये रहा पोल, फटाफट क्वेश्चन को करिए, आंसर करिए। हो गया पोल? चल, तो पोल एंड कर दिया है। 44% बच्चों ने आंसर ए दिया है। देखते हैं। A laboring client at 35-week gestational comes to the labor and delivery unit with preterm rupture of membrane about 18 hours ago। मैंने शायद अभी अभी बोली थी बात। मैंने कहा था कि 18 घंटे या उससे ज़्यादा हो जाएं रप्चर होने के बाद तो इन्फेक्शन। ठीक है। द क्लाइंट ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस स्टेटस इज अननोन। उसका ग्रुप बी स्टेटस अननोन है। व्हाट इंटरवेंशन मुझे लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि 18 घंटे से ज़्यादा हो गए रप्चर हुए मेम्ब्रेन को, तो फिर मेरे लिए पता है इन्फेक्शन के चांसेस मैं ज़्यादा ही मानूंगा। मैं बता दूं कुछ इसका आपके लिए। जीबीएस जो होता है ये नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है, हैं? कहाँ? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, ये माँ की वेजाइना में पाया जाता है। वेजाइनल फ्लोरा है ये, खतरनाक लेके बैठी माँ भी। माइक्रोफ्लोरा होता है, हैं? कहाँ? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, ये माँ की वेजाइना में पाया जाता है। वेजाइनल फ्लोरा है ये, खतरनाक लेके बैठी है माँ भी। इससे तो बच्चा फिर मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? नियोनेटल सेप्सिस का। हाँ, तो ये माँ की वेजाइना में होता है। हाँ, आज पता चला, कोई बात नहीं, कई सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी। तो माँ को तो नुकसान नहीं पहुंचाता ये, पर फीटस को नुकसान पहुंचा देगा अगर ये फीटस को दिक्कत कर गया तो। अगर इनकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो मोस्ट कॉमन का नियोनेटल सेप्सिस एंड न्यूमोनिया, ये दोनों काम कर सकता है। मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है।
अगर आपसे कहें कि आपने टेस्टेड किया है किसी को जीबीएस को, तो आप टेस्ट कर लीजिए कोलोनाइजेशन 35 से 37 वीक के टाइम पे कर लीजिए और देख लीजिए, अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे दीजिए। अगर जीबीएस का स्टेटस अननोन है, पता ही नहीं है, तो भी आपको मेरी बात सुनो, अगर जीबीएस की ग्रोथ ज़्यादा है तो आप प्रोफाइलैक्टिक, आपने चेक कब किया इसको, इसे 35 से 37 वीक पे चेक करते हैं, 35 से 37 वीक पे चेक करते हैं, और अगर ये ज़्यादा है और इसका स्टेटस क्लियर है तो फिर मैं दूंगा ही, मुझे बात ही खत्म है कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देनी ही देनी है, फिर तो चाहे रप्चर हो या ना हो, मैं प्रोफाइलैक्टिक, ये नई चीज़ें हैं बेटा, सुन लीजिए, फिर कहोगे इतना डीप नहीं पूछता, एग्जाम में झाग आ जाएंगे मुंह से, ऐसा पेपर आएगा मेंस का, प्री का तो जी आएगा, मेंस का हार्ड आएगा इस बार। आपको कैसे पता? सब पता है, तभी तो कह रहा हूँ पढ़ लो। तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक, सर अगर जीबीएस का स्टेटस अननोन है तो, अगर जीबीएस का स्टेटस अननोन है, क्लियर नहीं है, तो फिर बताइए सर क्या करें? मैंने कहा उस केस में देखना है कि प्रोम है या नहीं है, प्रोम प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैंने कहा सर प्रोम तो प्रेजेंट है। अगर प्रोम प्रेजेंट है तो कितने हो गए, अगर 18 घंटे से ज़्यादा या 18 घंटे हो गए हैं तो फिर मैं प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दूंगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे? आपने कहा ठीक है सर। तो क्या इसे 18 घंटे से हो गए? मैंने कहा लगभग हो गए, और स्टेटस अननोन है, बात खत्म है, मैं दूंगा ही दूंगा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक। सर बी क्यों नहीं है आंसर? बी, असेसमेंट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी, ये क्यों नहीं है? बताइए सर बी आंसर क्यों नहीं है? क्लाइंट के असेसमेंट का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करोगे ही, आपने कहा क्यों चेक करेंगे, 35 वीक का है, आप चेक कर लीजिए। क्लाइंट एंड न्यूबॉर्न आर द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन ड्यू टू प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसको 18 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको इसके स्टेटस को चेक करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन की चेक कर सकते हैं, पर ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। चेक जरूर करूंगा पर प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं मानूंगा। कलेक्शन ऑफ क्लीन क्लेच यूरिन स्पेसिमेन, साफ सुथरा यूरिन, तो कर लीजिए कलेक्ट। प्रोटीन यूरिया चेक करना है क्या? नहीं सर इन्फेक्शन चेक करना है, तो प्रोटीन यूरिया मेनली चेक करते हैं अगर आप यूरिन ले रहे हो तो, और वो भी तब करते हैं जब जब बीपी ज़्यादा होता है, तो अगर किसी का बीपी ज़्यादा है तो यूरिन चेक करेंगे प्रोटीन के लिए, अगर किसी को यूरिन यूटीआई है तो यूरिन चेक करेंगे कल्चर के लिए या एनालिसिस के लिए। पर ये मेरी प्रायोरिटी यहाँ भी नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं आएगा, मैं करूँगा जरूर। वेजाइनल एग्जामिनेशन टू सर्विक्स टू सर्वाइकल डायलेशन, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि सर्वाइकल डायलेशन है, सर रप्चर हो गई ना मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रप्चर होने से सर्वाइकल डायलेशन हमेशा हो, कोई जरूरी भी नहीं है, फिर भी चेक कर लीजिए। तो सर उससे क्या होगा? मैंने कहा सर्वाइकल डायलेशन आप करोगे, वैसे तो मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन क्लाइंट कैन टॉलरेट, बट दैट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए। अगर किसी को प्रोम हुआ है तो आप लिमिट में करो, बार बार मत करो, क्योंकि बार बार करने से कोरियो एम्यूनाइटिस हो सकता है, कोरियो एम्नियोनाइटिस हो सकता है, क्योंकि रप्चर हो चुकी है मेम्ब्रेन। इतना डिटेल में? मैंने कहा बिल्कुल, तो आंसर क्या जाएगा? मैंने कहा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक जाएगा, यही इसका ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है। आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट है, और जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा फेवरेट है, फिर आपको पता रहेगा इस बात का कि भाई का फेवरेट कोई क्वेश्चन यूं ही नहीं बनता है, जब भाई कह रहा है कि क्वेश्चन अच्छा है तो फिर वो क्वेश्चन अच्छा ही है। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, आंसर देख लेता हूँ। सी कह रहे हैं 50%, डी कह रहे हैं 21, ए कह रहे हैं 17 और बी कह रहे हैं 10। लेट्स सी। टारगेट कर रहा है सर ए और सी में कंफ्यूजन है, बढ़िया बात है। सेवरल पेशेंट हैव जस्ट कम इनटू ऑब्स्ट्रक्टिव ट्राइएज, मतलब छांट रहे हैं मुझे, विच पेशेंट शुड नर्स असेस फर्स्ट, पहली चीज। सी को देख लेता हूँ क्या कह रहा है।
32 साल की महिला है, G4P3, चौथी बार प्रेगनेंसी है, 3 बच्चे पहले हो चुके हैं। वुमेन एट 27 वीक ऑफ जेस्टेशनल हु नोटेड वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स। इसे ध्यान दो, एक बात बता रहे, तुमको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि इंटरकोर्स हुआ, वेजाइना से ब्लीड आया तो इसको कैंसर ही है? गूगल हो रहे हो? गूगल में हर बात का समाधान कैंसर होता है। पेट में दर्द, स्टमक कैंसर, सर में दर्द, ब्रेन ट्यूमर, आंख में दर्द, कैंसर, नाक में दर्द, कैंसर। तुम वैसे तो नहीं होगा कहीं? तो आपने कहा सर, आप ही तो बता रहे थे कल कि वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स तो सर्विक्स कैंसर होता है। मैंने ये तुमसे कभी नहीं कहा था। और ये महिला प्रेग्नेंट है यार। हाँ तो 27 वीक की प्रेग्नेंट है, तो वेजाइनल इन्फेक्शन भी तो हो सकता है इसको। सर वेजाइनल इन्फेक्शन में ब्लीडिंग होती है? मैंने कहा इंटरकोर्स के बाद होती है, क्योंकि सेंसिटिव हो जाता है अंदर तो रप्चर हो जाती है। आपने कहा फिर प्लेसेंटा प्रीविया भी तो होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा नीचे है, और जो जो इंटरकोर्स होगा वो पीनिस अंदर जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो फोर्स की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। हाँ तो सर सही है। वैसे ब्लीडिंग हो रही है क्या? नहीं वैसे तो नहीं हो रही सर, इंटरकोर्स पे हो रही है, तो मत करो इंटरकोर्स। तो इसको सबसे पहले देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसको तो बोल देंगे तू रुक जा, तू इंटरकोर्स मत करना, 2 3 दिन रुक जा, तेरा फिर बाद में देखते हैं। नहीं सर वो मेरे को ना इंटरकोर्स से ब्लीडिंग हो रही है, तो इंटरकोर्स मत करना, 2 दिन वापस आ जाना, अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो देख लेंगे कुछ। अच्छा, अभी कुछ नहीं करना, अभी एक काम करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब, इसका मतलब ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो पहले राउंड में सी तो कट गया। अब बचा D21। 27 साल की महिला है, G2P1, 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, एक बच्चा हो चुका है, 37 वीक हुए हैं जेस्टेशन के, हु एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, 30 मिनट हुए हैं। तो क्या हो गया सर? खतरनाक है क्या? प्रोम क्या खतरनाक है? लीक हो रहा है सर? नहीं इन्फेक्शन हो जाता है ना, अभी बताया था शुतुरमुर्ग, 18 घंटे तक तो कम से कम चांस नहीं होते इन्फेक्शन के तुरंत। फिर मतलब इससे क्या डर रहा है रे तू? माना मैं ये नहीं कह रहा प्रायोरिटी नहीं है पर क्या फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देगा जिसकी रप्चर हुए अभी 30 मिनट ही हुए हैं? थोड़ा लेट नहीं दे, बाकी पेशेंट और भी तो आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। हाँ मतलब फिर सही कह रहे हो, इसका मतलब तो सर 37 वीक है, तो मैंने कहा बेबी डिलीवर करा दे, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। हाँ तो फिर ठीक है, तो हटाओ 21% को। ये लो 70% की तो लग गई। मैंने कहा हाँ, तुमसे मैंने कहा था ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं बी की। 22 साल की महिला है, G3P2, मैंने कहा 3 बार प्रेगनेंसी हो चुकी, 2 बार बच्चे दे चुकी है, मल्टी पैरा है, मैंने कहा मल्टी पैरा है, 38 वीक का जेस्टेशनल है, फुल टर्म है, फुल टर्म है, कॉन्ट्रेक्शन एवरी 3 मिनट, हर 3 मिनट में कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, ये भी सही है। रिक्वेस्टिंग टू गो बाथरूम, और वो बाथरूम जाना चाहती है, हैव द बाउल मूवमेंट, उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसे पॉटी आ रही है, उसे बाथरूम जाना है बहुत तेज। अब मेरी बात सुनो, मल्टी पैरस पेशेंट इन एक्टिव लेबर with the urge of bowel movement, probably the case of precipitate labor और birth imminently, मतलब तुरंत इसे क्या होगा, बेबी धड़ाम से बाहर आएगा। हो सकता है कि कुछ मिनट के अंदर ही बच्चा बाहर आ जाए, क्योंकि अगर पहले इसको 2 बच्चे हो चुके हैं और तीसरी बार है, तो यानी इसके केस में हाईएस्ट चांसेस है कि इसकी बर्थ बच्चे की बहुत ज्यादा विग्रस होगी, बहुत ज्यादा तेज होगी। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके बाउल मूवमेंट हो रहे हैं, तो आप इस पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि अगर वो खुद कह रही है कि उसको वॉशरूम जाना है, उसे पॉटी आ रही है और वो लेबर में है, 38 वीक का जेस्टेशनल है, 2 बच्चे पहले पैदा कर चुकी है, तीसरा बच्चा लेके आई है, तो ये मान लीजिए इसे कुछ ही मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। और इसलिए इसको सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि ये करवाएगी केस ऑफ द बर्थ इमिनेंटली, मतलब बहुत फास्ट बर्थ होने वाला है और बहुत तेजी से बर्थ का प्रोसेस होगा। इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। तुमको क्या लगा था बी करवा रहा है तो ए आंसर जाएगा? सिर्फ 10% बच्चे सही हैं।
संजना के सर यही लॉजिक लगा के बी दिया था, अगर यही लॉजिक लगा के बी दिया था देन यू आर अ ब्रेन, नाइस ब्रेन। सर ए क्यों नहीं है? 17 साल की महिला है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा आज तक हुआ ही नहीं है, 40 वीक की जेस्टेशनल कॉन्ट्रैक्शन एवरी 6 मिनट में आ रहे हैं, क्राइंग लाउडली, सराउंडेड बाय एंशियस फैमिली, तो नॉर्मली ज़्यादा दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एडोल्सेंट प्रेगनेंसी बट नॉट द हाई रिस्क। ठीक है दिलीप, कल की वीडियो मत करो मेरे सामने बकवास, मैं नहीं हटाता कोई वीडियो प्राइवेट करने के बाद, आज तक हटाया है कोई वीडियो? नहीं हटाता मैं। अगला क्वेश्चन। शादी हो गई, प्रेगनेंसी हुई है ये लिखा है, और किसने कहा कि प्रेग्नेंट होने के लिए शादी होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। पीढ़ियाँ के आशिकों को नमस्ते। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए खा रहा हूँ चॉकलेट, तू खाना ठूस के बैठा है बे, मैंने भूख लगती इंसान हूँ मैं। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। एंड कर रहा हूँ, सरकार नहीं बनी, देखते हैं कैसे रहा। बी कह रहे हैं 37, सी कह रहे हैं 33, डी कह रहे हैं 25। देखो मनोज, सर के साथ चाय पी के मजा आ गया। भगवान करे अगली बार उदयपुर में आए तो पराठे खिलाऊं सर को। अच्छी बात है मनोज, इस बार चाय पीती है अपन ने, अगली बार पराठे खाएंगे, ठीक है मनोज? चलो पढ़ाई करो। द क्लाइंट इन लेबर has reached 8 centimeter dilation, fully effacement, and feel an urge to push. The nurse observed the thick, white, blood tingle mucus during the vaginal examination. What the nurse best action? 8 सेंटीमीटर तो डायलेट हो ही चुकी है। मैंने कहा हाँ तो सर 8 सेंटीमीटर ट्रांजिशनल फेज है ये। मैंने कहा हाँ, स्टेज फर्स्ट का ट्रांजिशनल स्टेज है, फेज है, 8 से 10 उसी में होता है। मैंने कहा 8 से 10 सेंटीमीटर डायलेशन उसी में होता है, तो मैंने कहा ये तो कन्फर्म है। इस कंडीशन के दौरान जो क्लाइंट होता है सबसे ज़्यादा इमोशनली चैलेंज होता है, ये क्लाइंट के लिए सबसे इमोशनली चैलेंज फेज होता है, इमोशनली चैलेंज, बहुत ज़्यादा इमोशनल चैलेंज होता है ये वाला फेज लेबर का दौरान। मैंने कहा ठीक है, इससे एंजाइटी बढ़ जाती है। मैंने कहा आपको बताइए अच्छे से, मैंने कहा ठीक है एंजाइटी बढ़ेगी। और बताओ, तो आपको इसे क्या देना पड़ेगा एंजाइटी को दूर करने के लिए? मेरी बात सुनना, एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको इसको इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इमोशनल सपोर्ट। और क्या देना पड़ेगा? और एनकरेजमेंट देना पड़ेगा, और एनकरेज करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा। और आपको ब्रीदिंग टेक्निक को बतानी पड़ेगी, आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखानी पड़ेगी कि सांस लें छोड़ें आराम, ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। मूवी देखी है ना? तो लेबर में करते हैं क्या? लेबर में ही करते हैं ऑल इज वेल, 3 इडियट। सर काम चल जाता है इससे? बिल्कुल। क्यों सर? मैं बता देता हूँ, लॉजिक सुनो। एंजाइटी जितना ज़्यादा होगी ना, ऑक्सीटोसिन उतना कम बनेगा। है ये क्या नियम है? एंजाइटी जितना ज़्यादा होती है ऑक्सीटोसिन उतना कम बनता है। एंजाइटी बढ़ गई ना तो कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएंगे। सीरियसली, कौन पढ़ाया ये? भाई पढ़ा रहा है। एंजाइटी जितनी ज़्यादा होती है ऑक्सीटोसिन उतना कम बनता है, और ऑक्सीटोसिन जितना कम बनेगा कॉन्ट्रैक्शन उतने स्लो हो जाएंगे। इसलिए एंजाइटी को हटाना बहुत जरूरी है, और पहले फेज में एंजाइटी ज़्यादा हो गई तो दिक्कत होगी।
इसलिए इसे एनकरेज करिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए और ब्रीदिंग टेक्निक को समझाइए। मतलब आंसर इज डी। 25% बच्चे सही है, 75 तो गलत है ही। सर फिर हम तो बी कह रहे थे, बी देख लेते। एनकरेज क्लाइंट टू बी अ डाउन स्पॉन्टेनियस। ओ हो नहीं नहीं, ये कौन से थे बी वाले? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। तुम्हारे तो मुंह पे मुक्के मुक्का पड़े ना 3-4 दिन तक लगातार, मुंह सूज जाए तुम्हारा, ऐसे काम है तुम्हारे। कि सर ये बी क्यों नहीं है? क्या कर रहा है बे? फर्स्ट स्टेज में पुश करवा रहा है, सेकंड स्टेज में डिलीवरी होती है बच्चे की, ये पहला स्टेज चल रहा है तो उसी में पुश करवा रहा है बे, सर्वाइकल एडिमा हो जाएगा। डॉक्टर साहब पहली स्टेज में पुश करने को नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो मैं क्या लगा कहीं भी पुश करवाओगे? पहली स्टेज में कोई पुश करवाता है क्या? सेकंड स्टेज में होता है ये। हाँ ये तो सही है, फिर क्या बात कर रहे तुम लोग? इनको तो बेटा ध्यान रखना, बी वालों तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मुकेश सीपा क्या हाल है तेरे? मुकेश सीपा आया तुम्हारे बीच? यहीं से भोपाल से आया ये बच्चा। ठीक है, सी वाले 33 से कौन सा कम पड़ रहा है? प्लेस क्लाइंट इन लिथोटॉमी पोजीशन और प्रिपरेशन फॉर बर्थ। कुछ जल्दी नहीं कर रहा है, मंदिर बना नहीं, भिखारी पहले आ गए। अभी तो सर्विक्स पूर्ण रूप से डायलेट भी नहीं हुई और तो लिथोटॉमी में लेके व्यू ले रहा। इसे कहते हैं बिना मंदिर बने भिखारी बैठना। पहले सर्विक्स को डायलेट हो जाने दीजिए, दे देना लिथोटॉमी। ये सी वाले वो हैं जिनके मंदिर नहीं बने, भिखारी पहले बैठ गए। ये भी बता दीजिए। मैं पेरिडिन देना है पेन रिलीफ के लिए, दे सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। और मत दीजिए अभी, क्योंकि मैं पेरिडिन चला गया तो फीटल की रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस कर सकता है, इसलिए अभी रहने दीजिए, लेट हो गए तुम। सर जी कल के दिन में मैं आपके 10 मिनट मिल सकते हैं मुझे? 1 मंथ हो गया पापा के हाथों में इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं इंदौर के अच्छे ऑर्थोवस्कुलर प्लास्टिक सर्जन, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। बेटा देख, एसएमएस में दिखा ले, बेस्ट तो यही है। अगर वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं तो बेटा फिर इलाज नहीं है। ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन, फटाफट मैं क्वेश्चन का पोल करवा देता हूँ, आंसर देखिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है, सोर निपल में पढ़ा चुका हूँ। और ये जो सोर निपल होते हैं, उस सोर निपल का मोस्ट कॉमन कॉज कहते हैं तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर अटैचमेंट। इम्प्रॉपर अटैचमेंट, अगर बच्चे को लैचिंग ढंग से नहीं करी, जिसको लैचमेंट कहते हैं। एक्चुअल में बच्चे को जब ब्रेस्ट से जोड़ा जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चा जो सक करे वो एरिया एरियोला होना चाहिए, न कि निपल। अगर बच्चा निपल जो है वो छोटा होता है, एरियोला बड़ा होता है, तो अगर बच्चे को एरियोला को कवर करना है तो मुंह थोड़ा बड़ा खुलेगा। अगर बच्चा मुंह छोटा खोल रहा है तो वो सिर्फ निपल को सक कर रहा है, और जबकि बड़ा खोल रहा है तो एरियोला को सक कर रहा है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि एरियोला एरियोला को मुंह में लेने के लिए बच्चे को मुंह बड़ा खोलना पड़ेगा। अगर उसने मुंह छोटा खोला है तो सारा प्रेशर किस पे लगेगा? सारा प्रेशर लगेगा निपल पे, और निपल पे जब सारा प्रेशर लगेगा तो निपल पे क्रैक पड़ने की संभावना ज़्यादा है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा सही तरीके से ब्रेस्ट से जुड़े, जिसको लैचमेंट कहते हैं, सही तरीके से। असेस द मदर बेबी कॉपलेट फॉर नर्सिंग पोजीशन एंड लैचमेंट यानी जुड़ना, एंड करेक्ट एज द इंडिकेट। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि बच्चा ब्रेस्ट से सही जुड़ा है या नहीं जुड़ा। अगर गलत जुड़ा है तो पक्का मान के चलिए कि फिर वो सोर निपल ही करेगा। ठीक है सर। ये आंसर क्यों नहीं है? इन्फॉर्म द मदर दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ सोरनेस इज नॉर्मल। माँ को कह दो कि थोड़ा बहुत सोरनेस तो होगी, नहीं होगी, गलत बात है, थोड़ी बहुत सोरनेस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसा नहीं बोलते आप, ठीक है। एडवाइस द यूज ब्रेस्ट पंप वाइल निपल सोरनेस और रिजॉल्व। आपने कहा जब तक निपल की सोरनेस नहीं जाती पंप का यूज कर लीजिए। पंप का यूज करना सही नहीं है, इस कंडीशन में कर सकते हैं, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी निपल को से सोर निपल को बचाने के लिए मैं पंप का यूज करना रिकमेंड नहीं करता। एडवाइस अल्टरनेटिव ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग टू अवॉइड एक्सेस सकिंग। ये कह रहा है अल्टरनेटिव ब्रेस्ट फीडिंग का देख लीजिए, आपको बार बार दूध ना पिलाना पड़े, इसका कोई दूसरा रास्ता देख लीजिए। गलत बात है, ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करते सोर निपल के अंदर। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट, ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होती। समझ में आ रहा है ना?
आ रहा है समझ में? आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट अगले क्वेश्चन को करें और आंसर दें। अनन्या क्या क्वेश्चन है तेरा? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। बेस्ट ये होता है कि तू ना रामायण से पहले मुझे क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या क्वेश्चन है, मैं नहीं पढ़ पाया तेरा क्वेश्चन, दोबारा पूछ, दोबारा बता दूंगा, ठीक है अनन्या? ऑप्शन इज डी। तो 49% लोग कह रहे हैं आंसर डी है, बी कह रहे हैं 27, सी कह रहे हैं 19 और ए कह रहे हैं 3। डी देखते हैं 49। फॉलोइंग द प्रेसिपिटस बर्थ ऑफ टर्म न्यूबॉर्न, बहुत जल्दी बर्थ हुई है इसकी, पता है आपको? प्रेसिपिटस मतलब 3 घंटे से कम समय में डिलीवरी पूरी हो गई। व्हाट द बेस्ट एक्शन बाय द नर्स व्हाइल अवेटिंग द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंट while awaiting of expulsion of placenta and arriving the health care provider। उस समय नर्स को बेस्ट क्या करना चाहिए कि वो वेट कर रही है प्लेसेंटा के एक्सपल्सन होने का और हेल्थ केयर वर्कर के आने का। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मसाज द फंडस, ये कह रहा है फंडस को मसाज करिए जिससे कि पीपीएच के चांस कम हो जाए। सही बात है, करना भी चाहिए। पर कहा आप क्या कर रहे हो? फंडस मसाज। मैंने कहा दैट इज थर्ड स्टेज मैनेजमेंट। हाँ तो थर्ड स्टेज ही तो है। कहाँ है थर्ड स्टेज? मतलब बच्चा आ तो गया बाहर, प्लेसेंटा एक्सपल्सन हुआ नहीं है, होगा। हाँ तो सर उसी में तो होता है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा थर्ड स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज में फंडस मसाज की जाती है यूट्रस की टोन को इंप्रूव करने के लिए। हाँ तो यूट्रस की टोन को इंप्रूव करके फंडस मसाज का यूज करना क्या रिकमेंडेशन में है आज के टाइम पे? मुझे बताना कैसे कैसे है। मेरे हिसाब से तो पहला यूट्रोटोनिक ड्रग है, ठीक है, और उसके बाद डिलेड कोड क्लैंपिंग है, हाँ ठीक है, उसके बाद कंट्रोल कोड ट्रैक्शन है, ठीक है। फंडल मसाज इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। फंडल मसाज तब की जाती है जब यूट्रस भोगी हो, यूट्रस भोगी नहीं होगा तो नहीं किया जाएगा। इसका मतलब फंडल मसाज हमेशा नहीं होती, तो आंसर डी तो वैसे भी नहीं है। प्लेसेंटा अभी तक निकला नहीं है तो आप क्या मसाज कर रहे हो? प्लेसेंटा को तो निकलने दो। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आंसर अब तो हो गया हो क्लियर? हाँ हो गया सर। जेंटली पुल द कोड, कोड को पुल कर लीजिए। कोड को पुल जेंटली तब करेंगे जब कोड की लेंथ बढ़ेगी, और कोड की लेंथ बढ़ना ये बताता है, कोड की लेंथ बढ़ना ये बताता है कि प्लेसेंटा छोटा है। पहले इस बात को कंफर्म कर लो कि प्लेसेंटा छोटा है या नहीं छोटा है। तो दैट इज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। कीप इन्फेंट वार्म, बिल्कुल बच्चा प्रेसिपिटेट लीवर से पैदा हुआ है, इसको अडेप्टेशन होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। बच्चा बहुत जल्दी निकल के अंदर से बाहर आ गया, 37 से 25 पे आ गया, तो इसके हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आता और हेल्थ केयर वर्कर नहीं पहुंचता, इस बीच के दौरान आप उस बच्चे की केयर कर लीजिए कि वो हाइपोथर्मिया से न मर जाए। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि बच्चे को गर्म किया जाए, न कि ये कि कोड को खींचा जाए और फंडस को मसाज की जाए। हो गई मसाज? क्लीन द पेरिनियल एरिया, बिल्कुल करेंगे, पेरिनियल एरिया क्लीन करेंगे, बट दैट इज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और पेरिनियल एरिया तो तब क्लीन करेंगे जब प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। प्लेसेंटा बाहर नहीं आया है, पेरिनियल एरिया को पहले क्लीन नहीं करते, तब करते हैं जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं बैठेगा, आंसर सही नहीं। क्या लगता है आपको? चलें, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। पोल में एंड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। मोस्टली बच्चों ने आंसर, 65% बच्चों ने आंसर डी दिया है, ठीक है। चलो 24-year-old ग्रेविडा to para first woman is being admitted in the active labor of 39-week gestational, which prenatal data were the most important for the nurse addressed at this time। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा है नर्स को एड्रेस करना है इस समय? हीमोग्लोबिन 11 है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है इतना तो। पॉजिटिव रिजल्ट फॉर टेस्ट फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस 36 वीक, यूनिट ऑफ इन्फेक्शन इकोलाई ट्रीटेड, ठीक हो चुका, ये जो ठीक हो चुका वो प्रायोरिटी नहीं हो सकता। एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज स्क्रीन 28 जेस्टेशन फॉलोड बाय नॉर्मल, दैट इज आल्सो नॉर्मल। सी इसका तो सिंपल है यार, अगर मैं सब काट दूं तो भी इसका आंसर क्या जाएगा? बी। देख 11 हीमोग्लोबिन होना कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 है ये, ठीक है। जिसको पहले यूटीआई था अब ठीक हो गया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका पहले ग्लूकोज बढ़ा हुआ था अब ग्लूकोज नॉर्मल आ रहा है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर है कि जिसके पॉजिटिव आया ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, और ऐसा यानी जीबीएस पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है कि इस न्यूमोनिक सेप्सिस के चांस हैं। आंसर जाएगा बी, बहुत आंसर है, ठीक है बच्चे।